class 12th and chapter number 9, that is globalization. It means वैश्वीकरण. In this video we are gonna talk about a particularly meaning of the globalization. So first हमें इसका एक मीनिंग समझना जरूरी है कि ग्लोबलाइजेशन एक्चुअल में क्या है. So globalization deals with flow of information, flow of capital and flow of technology. इन तीन टर्म्स में हम ये समझ जाएंगे कि ग्लोबलाइजेशन एक्चुअली में क्या है. फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, इसका हम फॉर एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि किसी भी फॉरेन कंट्री में, फॉर एग्जांपल अमेरिका में, अगर वहाँ पे कोई ऐसा मूवमेंट हो रहा है जिससे पूरी दुनिया पे इम्पैक्ट पड़ेगा. अगर हम ऐसा कहें कि इंडिया में कोई ऐसा मूवमेंट हो रहा है या फिर कोई आंदोलन हो रहा है या फिर किसी नई चीज़ का इनॉग्रेशन किया जा रहा है, उसका मीडिया के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू किसी दूसरी फॉरेन कंट्री में उस इंफॉर्मेशन का पहुंचना, दैट इज कॉल्ड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन. सो फ्लो ऑफ कैपिटल, यहाँ पर फ्लो ऑफ कैपिटल रेफर करता है मूवमेंट ऑफ मनी को जो कि किसी एक देश से दूसरे देश में की जाती है, चाहे वो ट्रेड के रूप में हो या फिर वो फंड्स के रूप में हो. फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा मान लो कि आप अमेरिका में घूमने जा रहे हो और आपके पास करेंसी है इंडिया की, इट मीन्स आपके पास रुपीज़ है. बट अगर आप अमेरिका में जा रहे हो तो सबसे पहले आपको वहाँ पर अपनी करेंसी एक्सचेंज कराकर वहाँ पे आपको डॉलर लेना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका की जो करेंसी है वो है डॉलर. सो ऐसे ही आप किसी भी कंट्री में जाते हो, आपको वहाँ पर उस कंट्री की करेंसी को एक्सचेंज करना पड़ेगा. सो उससे क्या होगा कि उस कंट्री के पास, फॉर एग्जाम्पल अमेरिका के पास रुपीज़ का स्टॉक हो जाएगा, और अगर अमेरिका से कोई व्यक्ति इंडिया में आता है तो इंडिया के पास डॉलर का स्टॉक हो जाएगा. सो दैट इज कॉल्ड फ्लो ऑफ कैपिटल. सो यहाँ पर फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी रेफर करता है कि अब ग्लोबलाइजेशन के थ्रू अगर किसी कंट्री में कोई भी ब्रांड का लैपटॉप बन रहा है या कैमरा बन रहा है तो हम इजीली उसको अपनी कंट्री में इंपोर्ट कर सकते हैं. या फिर अगर हमारी कंट्री में हम किसी नए मोबाइल फ़ोन का या किसी स्मार्टफोन को लॉन्च कर रहे हैं तो उस स्मार्टफोन को हम किसी दूसरी फॉरेन कंट्री में उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी. तो जो हमने ऊपर पढ़ा अब उसको ही यहाँ पर एग्जांपल्स के थ्रू बताया गया है कि आइडियाज मूविंग फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर. जैसे कि हमने देखा था सोशल मीडिया के थ्रू जो भी करंट इवेंट्स है उसका एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाना और उसके बारे में हमें पता चल जाना. द सेकेंड इज कैपिटल. यहाँ पे हमने पढ़ाई था कि कैसे फ्लो ऑफ कैपिटल होता है. कॉमोडिटीज बीइंग ट्रेड, यहाँ पे ट्रेड के बारे में है कि कोई भी कंट्री जो है किसी भी दूसरी कंट्री में जाके ट्रेड कर सकती है. पीपल मूविंग इन सर्च ऑफ बेटर लिविंगहुड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. यहाँ पर लोग अपने एजुकेशन के लिए या जॉब के लिए किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन. सो यहाँ पर हम देखते हैं वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस हो गया है लोगों के बीच में. इट मीन्स कि आपस में अब लोग जुड़ गए हैं. अब आप सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, आपका स्मार्टफोन, जिससे आप किसी अनदर कंट्री में बैठे हुए किसी भी टीचर से अपनी कंट्री में बैठे बैठे किसी चीज़ को सीख सकते हो, किसी स्किल को सीख सकते हो. दैट इज कॉल्ड वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस. सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि कॉजेज क्या है ग्लोबलाइजेशन के. आखिर ग्लोबलाइजेशन किस तरह से सक्सेसफुल होता है और ऐसी कौन सी नई टेक्निक्स आई है जिनके थ्रू जो ग्लोबलाइजेशन है उसमें एक यूनिकनेस आ चुकी है. फर्स्ट हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन हैज़ टेकन प्लेस थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री. जो पास्ट में ग्लोबलाइजेशन होता था और जो प्रेजेंट में ग्लोबलाइजेशन होता है उन दोनों में किस तरह से डिफरेंस है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम हिस्ट्री को देखते हैं तो क्या होता था उस टाइम पे. कोई भी ट्राइबल है, अगर उसे गेहूं या चावल चाहिए और वो यहाँ पर एक और व्यक्ति है जिसको बर्तन चाहिए, तो वो लोग आपस में ट्रेड करते थे. वो आपस में किस तरह ट्रेड करते थे कि जो ट्राइबल होता था वो अगर मिट्टी के बर्तन बनाता है तो वो मिट्टी के बर्तन वो उस व्यक्ति को दे देता था. जो व्यक्ति चावल या फिर गेहूं का व्यापार करता है और वो व्यक्ति के बर्तन के बदले में उन्हें चावल या गेहूं दे देता था. इस तरह से हम देखते हैं जो ग्लोबलाइजेशन है वो पास्ट में भी किया जाता था, जहाँ पे करेंसी के बदले में एसेंशियल चीजें होती थी उनका बिजनेस किया जाता था. बट नाउ स्पीड ऑफ दिस फ्लोज इज द यूनिकनेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन. बट अब क्या है, बहुत सी टेक्नोलॉजी है जिनका इन्वेंशन हो चुका है. फॉर एग्जाम्पल इन्वेंशन ऑफ द टेलीग्राफ, द टेलीफोन, इंटरनेट. सो इस टाइम पे ये सारी जो टेक्नोलॉजी है वो एक बहुत बड़ा वेपन बन चुकी हैं ग्लोबलाइजेशन के लिए, जिसने फ्लो ऑफ स्पीड बढ़ा दिया. फॉर एग्जाम्पल हम ट्रेड का ही एग्जाम्पल लेते हैं कि हिस्ट्री में ट्रेड किस तरह से किया जाता है, बट इन प्रेजेंट हम क्या देखते हैं कि इंटरनेट का यूज़ इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है कि अब दो इंसान चाहे वो किसी भी डिफरेंट कंट्रीज में रह रहे हों
तो वो इंटरनेट के थ्रू लैपटॉप पर अपने उस बिजनेस के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार कर कर उस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। दैट इज़ बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और जो इसकी यूनिकनेस है वो यही है कि क्योंकि अब इन टेक्नोलॉजी का जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। द थर्ड इज मूवमेंट ऑफ कैपिटल एंड कॉमोडिटीज इज क्विकर देन द मूवमेंट ऑफ पीपल। अब क्या होता है कि हमारे पास पेटीएम है, हमारे पास गूगल पे है, हम अगर हमें किसी भी अनदर कंट्री में मनी ट्रांसफ़र करना है तो वो चुटकियों में हो जाता है। 2 से 3 सेकंड में हम वो मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दैट इज़ बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। बट अगर वहीं पर अगर मूवमेंट ऑफ पीपल की बात आती है तो उसमें क्या होता है, वो बहुत थोड़ा स्लो प्रोसेस है एज़ कम्पेयर टू मूवमेंट ऑफ कैपिटल्स। क्योंकि यहाँ पर उस पर्सन को सबसे पहले टिकट्स बुक करानी पड़ेंगी, उसके बाद वो वहाँ जा सकता है। सो इट इज़ द यूनिकनेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि अब हर चीज़ें जो है स्पीड से की जा सकती है। एंड द नेक्स्ट इज करंट इवेंट्स। सो करंट इवेंट्स को हम इस वे में भी समझ सकते हैं कि किसी एक देश में होने वाली किसी इंसिडेंट का इम्पैक्ट किसी दूसरी कंट्री में होना। फॉर एग्जांपल लाइक बर्ड फ्लू हो गया या कोविड-19 हो गया, जिसका हम रिसेंट एग्जांपल ले सकते हैं। जो ये एक पैंडमिक है कोविड-19, ये स्टार्ट हुआ चाइना से, बट धीरे धीरे लोगों के मूवमेंट की वजह से कोविड-19 वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो गया। सो या इसको हम एज अ नेगेटिव कॉज भी ले सकते हैं ग्लोबलाइजेशन का। सो ग्लोबलाइजेशन के क्या पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं किसी भी कंट्री पर, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। द स्टेट कैपेसिटी हैज़ रिसीव्ड अ बूस्ट एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सो यहाँ पे कुछ जो भी स्कॉलर्स हैं वो अपनी आर्ग्यूमेंट्स देते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के कारण बहुत से नेगेटिव इम्पैक्ट एक कंट्री को झेलने पड़ते हैं, बट इसके साथ साथ कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी है जो कि कुछ स्कॉलर्स अपनी आर्ग्यूमेंट्स में देते हैं। वो ये कहते हैं कि द स्टेट कैपेसिटी हैज़ रिसीव्ड अ बूस्ट एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कि स्टेट के पास अब बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिसके कारण वो अपने जितने भी सिटीजन्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन काफ़ी इजीली अवेलेबल कर सकती है और उस हिसाब से पॉलिसी बना सकती है। फॉर एग्जांपल कोविड-19 पैंडेमिक में क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जितने भी फीमेल्स होते हैं उनके अकाउंट में वो मनी ट्रांसफ़र करते हैं 500 रुपीज़ का। सो ये क्या है, ये एक ईजी वे है गवर्नमेंट के लिए कि टेक्नोलॉजी के थ्रू वो इस चीज़ को समझ गई है। टेक्नोलॉजी के थ्रू वो अपने जो जितने भी सिटीजन्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन काफ़ी इजीली अवेलेबल करा पाती है। With enhanced technology, the state is capable to collect the information about its citizen worldwide interconnectedness। तो यहाँ पर क्या होता है, फ्लो ऑफ करंट इश्यूज एंड सोशल मीडिया, ये हम पढ़ ही चुके हैं। द स्टेट कंटिन्यूज टू डिस्चार्ज इट्स एसेंशियल फंक्शन लाइक लॉ एंड ऑर्डर एंड नेशनल सिक्योरिटी। यहाँ पर इसका एक पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस ये भी हो जाएगा कि कुछ कुछ एक सेक्टर्स को छोड़कर जो गवर्नमेंट है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने आप को दूर नहीं कर रही है, जब वो लॉ एंड ऑर्डर को या फिर नेशनल सिक्योरिटी को प्रॉपर मीन्स की अपनी सोवरनिटी को बाहरी आक्रमण से बचाना, यानी कि फॉरेन जो भी अटैक्स होते हैं उनसे बचाने में या फिर किसी आतंकवादी का पता लगाने में और अपने नेशन की सिक्योरिटी करने में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाती है। सो यहाँ पर हम नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट। अब जो कुछ लोग अपने आर्ग्यूमेंट्स देते हैं वो ये कहते हैं कि पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस के नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा पड़े हैं, जैसे कि इरोजन ऑफ स्टेट कैपेसिटी। द ओल्ड वेलफेयर स्टेट हैज़ नाउ बिकम मोर मिनिमलिस्टिक स्टेट। इट मीन्स कि ग्लोबलाइजेशन के कारण जो भी स्टेट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी चाहिए वो स्टेट अब नहीं कर रही है, क्योंकि अब बहुत से फॉरेन प्लेयर्स आ चुके हैं इंडिया में इन्वेस्टमेंट के थ्रू। सो गवर्नमेंट उनके अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसी में चेंज ला रही है और आधी से ज़्यादा चीज़ें प्राइवेट कर रही है। सो कुछ लोग इसका ये भी रीज़न देते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का ये नेगेटिव इम्पैक्ट है, अब सरकार लोगों के बेनिफिट के लिए ज़्यादातर चीज़ें नहीं करती। एंट्री एंड द इंक्रीज रोल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी ऑल ओवर द वर्ल्ड लीड्स टू अ रिडक्शन इन द कैपेसिटी ऑफ स्टेट टू टेक डिसीजन ऑन देयर ओन। बहुत सी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज आ चुकी हैं जिसके कारण जो गवर्नमेंट है वो अपने खुद के डिसीजंस नहीं ले पाती। उनके जो भी डिसीजंस हैं उनको देखेंगे भी तो उनके डिसीजंस पे कहीं ना कहीं जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या फिर जो भी फॉरेन प्लेयर्स हैं उनका बेनिफिट ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस, सबसे पहले ये समझो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में हम लोग ट्रेड करते हैं किसी एक कंट्री से फॉरेन कंट्री में। यहाँ पे जो लोग मूव करते हैं किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, यहाँ पर क्या होता है, करेंसी एक्सचेंज होती है। इंडिया से अगर आप अमेरिका में जाओगे तो वहाँ पर आपको अपनी करेंसी एक्सचेंज करके आपको वहाँ पर डॉलर्स लेने पड़ेंगे। ऑलराइट, सो ये आ जाएगा इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में। कॉमोडिटीज़, जो भी प्रोडक्ट, इट मीन्स कि आप अगर कैनन का कैमरा यूज़ कर रहे हो दैट इज़ जापानीज ब्रांड, तो
आप उसे इंडिया में यूज करो, क्योंकि यहाँ कॉमोडिटीज इट मीन्स यहाँ पे प्रोडक्ट्स का जो है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स का ट्रेड हो रहा है, एंड एज वेल एज आइडियाज. For the restriction imposed by different countries on allowing the imports of other country have been reduced. सो पहले के टाइम पे जितनी भी कंट्रीज थी, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो अमेरिका हो, वो प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी अपनाती थी. इट मीन्स कि जो भी हम बनाएंगे वो हमारे देश में बनेगा. तो पहले के टाइम पे जो भी कंट्रीज होती थी वो अपनी कंट्री के अंदर किसी भी फॉरेन प्रोडक्ट को या किसी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट या ट्रेड को नहीं आने देती थी, जो कि अब एक हद तक कम हो चुका है, क्योंकि अब तो ग्लोबलाइजेशन ही चल रहा है. अब कोई भी कंट्री ग्लोबलाइजेशन के बिना नहीं चल सकती. सो यस, ये जो भी इसका जो भी पहले रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते थे वो अब काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुके हैं. द इन्वेस्टर्स इन रिच कंट्रीज कैन इन्वेस्ट देयर मनी इन कंट्रीज अदर देन देयर ओन. अब जो भी कंट्रीज है वो किसी भी कंट्री में जाकर इन्वेस्ट कर सकती है और अपना प्लांट स्टैब्लिश कर सकती है. सो अब जो आर्ग्यूमेंट्स आते हैं कि इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस के भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, वो ये है कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन ओनली बेनिफिट्स अ स्मॉल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन. जितनी भी पॉपुलेशन इंडिया में है उसका सिर्फ 1 या 2% जो लोग हैं वो आज के टाइम पे उतने अमीर हैं. बाकी जो भी पॉपुलेशन है वो सारी गरीबी की मार झेल रही है. सो कई लोग ये आर्ग्यूमेंट्स देखते हैं कि इकोनॉमिक जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है इससे सिर्फ कुछ एक सेक्शन को ही ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, बाकियों को नहीं हो रहा. एंड एम्पावरिंग दोज हु आर डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट फॉर जॉब्स एंड वेल्थ. सो यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि गवर्नमेंट अब ज़्यादा कल्याणकारी नीतियाँ नहीं बना रही हैं जिससे कि बहुत से लोगों का फ़ायदा हो, क्योंकि अब वो जो भी अपनी पॉलिसी बनाती है वो जो भी प्राइवेट सेक्टर्स कहते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके बेनिफिट के लिए होता है, जिसके कारण वो एजुकेशन, हेल्थ, जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट इन सब पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही है. द एक्सटेंट ऑफ स्टेट विड्रॉल कॉज्ड बाय प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन. यहाँ पे जो भी स्कॉलर्स है वो आर्ग्यूमेंट्स देते हैं कि जो अब स्टेट है वो अपने आप को जो भी वेलफेयर स्कीम्स हैं उससे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को दूर कर रही है. ये सब होता है इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस में. सो यस, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी कि इसके क्या पॉजिटिव एंड क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है, जो कि स्कॉलर्स द्वारा स्टेट के बारे में कहे गए हैं. अब हम बात करेंगे कि ग्लोबलाइजेशन के कारण कल्चर में कौन कौन से चेंजेस आए हैं. इट मीन्स कल्चरल ग्लोबलाइजेशन. कल्चरल ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू द चेंज दैट कम्स इन आवर कल्चर. हमारे लाइफस्टाइल में, हमारे नेचर ऑफ फूड में, हमारे ड्रेसिंग स्टाइल में जो जो चेंजेस आए हैं उन सबको कहा जाएगा कल्चरल ग्लोबलाइजेशन. क्योंकि वो जो चेंजेस है वो हमने जो वेस्ट की कंट्रीज हैं या फिर जो भी फॉरेन कंट्रीज हैं उनके एडवर्टाइजमेंट को हमने टेलीविजन पर देखा और फिर ट्रेड के थ्रू वैसा ही कल्चर हमारे देश में एक्सपोर्ट किया गया, या फिर हमारे देश का जो कल्चर है, हमारे देश का जो पहनावा है वो दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट किया गया. दैट इज कॉल्ड कल्चरल ग्लोबलाइजेशन. सो कल्चरल ग्लोबलाइजेशन से हम फॉर एग्जांपल देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है. लाइक ब्लू जीन्स. जब जब ब्लू जीन्स इंडिया में आई थी तो उस टाइम पे लोगों में बहुत ज़्यादा क्रेज था कि यस हमें ब्लू जीन्स खरीदनी है. हम देख सकते हैं हमारे लाइफस्टाइल में, हमारे नेचर ऑफ फूड में क्या क्या चेंजेस आए हैं. लाइक अब हम प्रेफरेंस देते हैं जब हमारे नेचर ऑफ फूड में बर्गर, पिज्ज़ा, फ्रेंच फ्राइज, इन ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो चुकी हैं. वैसे ही अगर हम किसी फॉरेन कंट्री या फिर अमेरिका या फिर यूरोप के बहुत से देशों की बात करें, वहाँ पर इंडिया का फूड बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगा, इंडिया के पराठे बहुत ज़्यादा पॉपुलर होंगे. दैट इज़ कॉल्ड कल्चरल ग्लोबलाइजेशन. बट इसी के बारे में जो क्रिटिक्स हैं वो क्या आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, अब हम उसको देखते हैं. कल्चरल होमोजेनाइजेशन. द इम्पोजिशन ऑफ वेस्टर्न कल्चर ऑन द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड. जो यहाँ पर क्रिटिक्स है वो अपने आर्ग्यूमेंट्स में ये कहते हैं कि कल्चरल ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ है कि किसी एक देश का कल्चर हमारे इंडिया के कल्चर पर हावी हो चुका है. इट मीन्स कि जो भी वेस्टर्न कल्चर है वो हमारे इंडिया के कल्चर पर हावी हो गया है, जिसके कारण लोग अपना कल्चर भूलते जा रहे हैं और वेस्टर्न कल्चर को अपनाते जा रहे हैं. जैसे कि हमने देखा था कि ब्लू जीन्स या बर्गर इन सब चीज़ों को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं एज कम्पेयर टू इंडियन फूड या फिर इंडियन ड्रेसिंग स्टाइल. यहाँ पर जो क्रिटिक्स है वो ये क्रिटिसाइज करते हुए कहते हैं कल्चरल ग्लोबलाइजेशन को कि इससे मैकडोनलाइजेशन हो रहा है वर्ल्ड का. इट मीन्स कि उससे जो भी अमेरिका है उसी का डोमिनेशन हो रहा है, कि अमेरिका का डोमिनेशन ही है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड पे, चाहे वो कल्चर का हो, चाहे वो पॉलिटिकल का हो, चाहे वो इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंस करने की बात हो, जिसके कारण जो बहुत से कल्चर हैं या कल्चरल हेरिटेज है हमारे पूरे वर्ल्ड का वो श्रिंक होता जा रहा है. इट मीन्स कि वो खत्म होता जा रहा है.
अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि ऐसे कौन से पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं जो कि कल्चर पर हुए हैं ग्लोबलाइजेशन के कारण. इट वुड बी अ मिस्टेक टू एज्यूम that cultural consequences of globalization are only negative. Sometimes external influences simply change our choices, or sometimes our culture without overwhelming the tradition. For instance, burger is no substitute for masala dosa एंड ब्लू जीन्स कैन गो वेल विद खादी कुर्ता. इट मीन्स यहाँ पर यही बताया गया है कि ऐसा नहीं है कि हर बार जो भी कल्चर में बदलाव आते हैं इससे हमारी संस्कृति बदलती है या हम अपनी संस्कृति को खो बैठते हैं. ऐसा नहीं है, बल्कि कई बार जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस होते हैं हमारे कल्चर पर वो हमारे अच्छे के लिए होता है. जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, वो हमारे कल्चर को विदाउट हार्म किए हमें एक वैरायटी देता है हमारे कल्चर को और बेहतर तरीके से समझने की. फॉर एग्जाम्पल, बर्गर इज नो सब्सटीट्यूट फॉर मसाला डोसा. मसाला डोसा इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है बर्गर, राइट. वैसे ही ब्लू जीन्स कैन गो वेल विद खादी कुर्ता. लाइक हम अपने देश की बात करते हैं, यहाँ पर पहले जीन्स का बहुत ज़्यादा क्रेज होता था, ब्लू जीन्स का. बट अब हम देखते हैं कि जो खादी कुर्ता है, वो इजीली ब्लू जीन्स पे पहना जा रहा है, जिसके कारण एक लाइक ब्लू जीन्स और खादी कुर्ता एक बहुत अच्छा कॉम्बो बन गया है. और इसे ना सिर्फ इंडिया में बल्कि अमेरिका या बाकी जितनी भी फॉरेन कंट्रीज है वहाँ पर बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है. यहाँ पे यही बताया गया है कि कई बार जो भी चेंजेस आते हैं वो एज अ एडिशनल चेंज हमारे कल्चर में शामिल हो जाते हैं, जिससे हमारी संस्कृति को कोई खतरा नहीं होता. वैसे ही हम यहाँ पे देखते हैं एक टर्म आता है कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन का. इट लीड्स टू ईच कल्चर बिकमिंग मोर डिफरेंट एंड डिस्टिंक्टिव. ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इंडिया की बात ही करें, कल्चर में जो भी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है उससे सिर्फ इंडिया के ही संस्कृति है उसी को इम्पैक्ट हो रहा है, ऐसा नहीं है. यहाँ पर कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन यहाँ पर ये क्लियर करता है कि जितने भी कल्चर है इस दुनिया में वो ग्लोबलाइजेशन के कारण और डिफरेंट और डिस्टिंक्टिव होते जा रहे हैं. उसमें अलग अलग चेंजेस आ रहे हैं जो कि एक्सेप्टेबल है. क्योंकि यहाँ पर क्रिटिक्स यही कहते हैं कि हम अगर ब्रिटेन का एग्जांपल ले, अगर हम अमेरिका का एग्जांपल ले, या हम किसी अदर फॉरेन कंट्री का एग्जांपल ले, वहाँ पर इंडियन फूड को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है. वहाँ पर इंडियन साड़ीज़ बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है. वहाँ पर इंडियन ट्रेडिशन को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है. इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि इससे उनकी संस्कृति को या इससे हमारे कल्चर को जो है हार्म होगा, बट ये एक एज अ ऑप्शन और एज अ ट्रांसफॉर्मेशन हर कल्चर में शामिल होगा. ऑल राइट, सो यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो इस चैप्टर से अक्सर पूछे जाते हैं और लास्ट 10 ईयर में भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं. यहाँ पर हम बात करते हैं एनालाइज एनी 3 डीमेरिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जो कि हमने पहले ही इस वीडियो में पढ़ा है. पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड कल्चर वाइज जो ग्लोबलाइजेशन उसके क्या क्या इम्पैक्ट्स पड़े हैं इस वर्ल्ड पर या इंडिया पर. एंड एक्सप्लेन एनी 2 मेजर कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जहाँ पे हमने पढ़ा था फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, फ्लो ऑफ मनी एंड मूविंग ऑफ पीपल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर. आपको यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन की यूनिकनेस को भी मेंशन करना है. आपको क्या करना है, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में देने हैं एंड देन आई विल टेल यू कि आपको कौन कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है अपने सीबीएसई बोर्ड में. ऑल राइट, एंड यस, ये सीरीज आने वाली है इस चैनल पे, सो मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब द चैनल एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स एंड यस, शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स. So we'll meet in our next video. Thanks for watching.